नमस्कार, मैं हूँ अमिता पंकज। आप देख रहे हैं राजसत्ता एक्सप्रेस और राजसत्ता एक्सप्रेस के लीगल मैटर में आज बात करने जा रहे हैं 3 नए क्रिमिनल लॉज़ के बारे में। यानी कि आपको पता है जब से ये 3 नए कानून लागू किए गए हैं जुलाई में, तब से इनको लेके बहुत सारे डाउट, बहुत सारे सवाल, बहुत सारी शंका जो है लोगों के मन में है। और इसमें कुछ सेक्शंस ऐसे हैं जिनको अनकॉन्स्टिट्यूशनल भी जो है वो करार दिया गया है लोगों के द्वारा। अब इन सारी चीज़ों को लेके सुप्रीम कोर्ट में 2 पिटीशन जो है वो फाइल की गई हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने जो है इन पिटीशन को जो है वो एक्सेप्ट कर लिया है और 18 दिसंबर को जो है इनकी सुनवाई का दिन जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने मुकर्रर किया है। और क्योंकि इन पिटीशन में जो है सुप्रीम कोर्ट को सफिशिएंट ग्राउंड नजर आई, इसलिए उनको सुना जाना जो है वो जरूरी था। और इसके कारण जो है वो इनको एक्सेप्ट किया गया है कि आखिर पिटिशनर ने इन सारी ग्राउंड्स को लेके जो है वो पिटीशन फाइल की गई है, तो उनको सुना जाना जरूरी है, ताकि किसी को भी जो है वो इन सारी चीजों से संबंधित किसी भी तरह की जो है वो कहीं उनको कुछ भी जो है वो उनके साथ में जो है वो किसी भी तरह का कोई भी ऐसा चीज ना हो जो कि न्याय संगत ना हो, न्याय के विरुद्ध हो। तो इन सारी चीजों को लेके सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के लिए 18 दिसंबर को जो है वो दिन मुकर्रर किया है। तो आखिर इन पिटिशंस के अंदर क्या है ऐसा, और बीएनएस और बीएनएसएस के किन सेक्शंस को जो है इसमें चैलेंज किया गया है, इन सारी चीजों के बारे में आज हम आपको इस वीडियो के अंदर विस्तार से जो है वो बताने जा रहे हैं। तो ये पिटीशन जो है वो एक बार एसोसिएशन के द्वारा जो है फाइल की गई है, जिसमें बीएनएस और बीएनएसएस के कुछ सेक्शंस को जो है वो चैलेंज किया गया है। उसमें ये नहीं कहा गया है कि बीएनएस या बीएनएसएस पूरी तरह से गलत है, बल्कि कुछ सेक्शंस ऐसे हैं जिसको असंवैधानिक जो है वो माना जा रहा है, कि जिसके लिए जो है सुनवाई की जानी जरूरी है, ताकि इन सेक्शंस में जो है कुछ चेंजेस किए जा सके। तो सुप्रीम कोर्ट जो है इन सारी चीजों को लेके थोड़ी बहुत सुनवाई पहले ही कर चुका है। अब वो 18 दिसंबर को इन सारी चीजों को लेके जो है वो सुनवाई करने जा रहा है। तो पहली पिटीशन जो है वो जो बार एसोसिएशन द्वारा फाइल की गई है, इसमें कहा गया है कि भारतीय नागरिक सुरक्षा, जिसे कि बीएनएस कहते अब कहा जा रहा है, जिसे सीआरपी से जो रिप्लेस किया गया है, तो इसके 4 सेक्शंस जो है वो असंवैधानिक है, जिसमें बदलाव किए जाने की जरूरत है। इसमें पहला जो है वो कहा गया है कि सेक्शन 43 का सबसेक्शन 3, जिसमें हैंड कफिंग के बारे में जो है वो कहा गया है, यानी कि हथकड़ी का जो है वो इसमें कहा गया है। और 107 जिसमें अटैचमेंट फॉरफिटिंग प्रॉपर्टी है, जिसका जिक्र किया गया है। इसके साथ 223 जिसमें नॉन टेकिंग ऑफ कॉग्निजेंस इन ए कंप्लेंट केस विदाउट विदाउट अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग टू अक्यूज, यानी कि अक्यूज के बिना सुने जो है वो आपकी कंप्लेंट का संज्ञान नहीं लिया जा सकता है। ये सारी चीजें इसमें कही गई हैं। इसके साथ ही साथ 356 जिसमें ट्रायल इन एब्सेंस ऑफ एक्यूज, यानी कि मान लीजिए दाऊद इब्राहिम नहीं है, उनके क्लास बहुत सारे केसेस चल रहे हैं, बहुत लंबे समय से केसेस चल रहे हैं, उन्हें बार बार कोर्ट के द्वारा जो है वो रिमाइंडर भी भेजा जा चुका है, उन्हें बुलाया जा चुका है, परंतु वो कोर्ट में उपस्थित नहीं हो रहे हैं। तो ऐसे अपराधियों के खिलाफ जो है वो ट्रायल जो है वो स्टार्ट किया जा सकता है। और ये सारी चीजें जो है बीएनएस के ये सेक्शन है जिसमें ये सारी चीजें कही गई हैं। तो अब इसमें इन्होंने जो है किस ग्राउंड पे जो है वो पिटीशन फाइल की है, क्योंकि इन सेक्शंस को अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहा गया है। तो सेक्शन 43 ऑफ बीएनएसएस जो है वो कहता है कि पब्लिक जो है कहते हैं यानी कि जो अपराधी हैं जिनको पकड़ा गया है, तो पब्लिक में अगर आप ले जा रहे हैं, पुलिस अगर उन्हें ले जा रही है, तो वो उनको हथकड़ी पहना सकती है। तो पुलिस कुछ पर्टिकुलर केसेस में कुछ सिचुएशन है जिसमें जो है अपराधी को हथकड़ी पहना सकती है। और अगर पेशेवर क्रिमिनल है, पहले भी उसके ऊपर जो है केसेस हो चुके हैं, अगर वो कोई टेररिस्ट है या उसने ड्रग्स से संबंधित कोई अपराध किया है, वो रेप का या मर्डर का जो है वो जैसे संज्ञा जो उसने जो है वो गंभीर अपराध किए हैं, तो इन सारी चीजों में जो है उसको हथकड़ी पहनाई जा सकती है। परंतु इन सारी चीजों को लेके जो पिटिशनर है उसका कहना है कि इन सारी चीजों को लेके कुछ सफिशिएंट जो है वो ग्राउंड दी जानी जरूरी थी, क्योंकि ये सारी चीजें जो है वो आपका जो है वो अगर आप किसी को हथकड़ी पहनाते हैं तो उसके जो है वो फंडामेंटल राइट का वॉयलेशन है। इसके साथ ही साथ जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट ने अपने कुछ डिसीजन में कहा है कि हथकड़ी पहनाना जो है, यानी कि हैंड कफिंग जो है वो ह्यूमन राइट के खिलाफ है, और जब तक प्रॉपर रीजन आपके पास में नहीं है तब तक किसी को हथकड़ी जो है वो नहीं पहनाई जा सकती है। तो इसलिए इस पिटीशन में कहा गया है कि ये जो सेक्शन है वो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का वॉयलेशन करता है। और दूसरा, पुलिस को आर्बिटरी जो है वो राइट यानी आर्बिटरी जो है वो पावर दे सकता है कि वो किसी को भी हथकड़ी पहना सकते हैं। तो इसलिए इस सेक्शन को जो है वो चैलेंज किया गया है। इसी के साथ साथ जो है इन सारी चीजों में जो है ये बताया जाना जरूरी है कि यदि कोई व्यक्ति
यदि कोई व्यक्ति जिसके ऊपर ड्रग्स का या सेक्सुअल ऑफेंस का जो है केस चल रहा है, या देशद्रोह का उसके ऊपर जो है केस चल रहा है, या टेररिस्ट जो है वो जैसी कोई एक्टिविटी है जिसका उसके ऊपर जो है वो एक्ट के तहत जो है वो केस चल रहा है, तो इन सारी चीज़ों में जो है पुलिस को किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो अगर पुलिस चाहती है, अगर उसको लगता है तो वो उस व्यक्ति को हथकड़ी पहना सकती है। परंतु हथकड़ी पहनाने का एक प्रॉपर जो है वो पर्पस होना चाहिए कि अगर आपको लगता है कि कोई अपराधी भाग सकता है, तो भी आप उसको जो है वो हथकड़ी पहना सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि हर अपराधी जो है वो भाग ही जाएगा, इसलिए उसको हथकड़ी पहना दी जाए। तो सेक्शन 43 में जो है वो सफिशिएंट ग्राउंड दी जानी ज़रूरी थी कि आखिर किन केसेस में जो है, किन सिचुएशन में जो है वो पुलिस को अधिकार है कि वो अपराधी को हथकड़ी पहना सकती है। और पिटिशनर का कहना है कि मान लीजिए मेरे खिलाफ टेररिस्ट एक्ट के तहत जो है वो केस चल रहा है, तो इसलिए मुझे हथकड़ी नहीं पहनाई जा सकती कि मुझे टेररिस्ट एक्ट के खिलाफ मेरे ऊपर केस चल रहा है। अगर मैं भागने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, या मैं अगर भागता नहीं हूँ, तो मुझे जो है वो ये हथकड़ी जो पहनाना मेरे फंडामेंटल राइट का वॉल्यूशन है। और इन सारी चीज़ों के साथ में जो दूसरा पॉइंट है, वो ये है कि सेक्शन 43 में लिखा हुआ है कि अगर कोई व्यक्ति जो है वो रिपीटेडली ऑफेंडर है, तो उसे हथकड़ी पहनाई जा सकती है। तो रिपीटेडली ऑफेंडर का जो है वो डेफिनिशन जो है वो नहीं दी गई है कि रिपीटेडली ऑफेंडर आप किसे कह सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों में क्या मेरे ऊपर बहुत सारे केसेस चल रहे हैं, इसीलिए आप मुझे रिपीटेडली ऑफेंडर कहेंगे, या मेरे ऊपर जो है बहुत सारे केसेस में सज़ा सुनाई गई है, इसीलिए मुझे आप रिपीटेडली ऑफेंडर कहेंगे। और रिपीटेडली ऑफेंडर का जो है वो कोई भी क्लियर कट जो है डेफिनेशन तो होनी चाहिए, तो परंतु कोई डेफिनेशन नहीं दी गई है। तो इन सारी चीज़ों को लेके रिपीटेडली ऑफेंडर जो है आप किसे कहेंगे, और मल्टीपल अगर इन सारी चीज़ों के मतलब जो है वो निकाले जा सकते हैं, यानी कि इसका मतलब कुछ भी निकाला जा सकता है। जिसको कहते हैं पुलिस जो है वो अपना मतलब निकाल के किसी व्यक्ति को जो है हथकड़ी पहना सकती है, और उसके राइट का वॉयलेशन होगा। इसलिए इसमें जो है वो जो सफिशिएंट ग्राउंड है वो दी जानी बहुत ज़रूरी है। और इसके बाद जो है वो सेक्शन 107 को जो है चैलेंज किया गया है, जिसमें बेसिकली मजिस्ट्रेट को ये पावर दी जाती है कि अगर कोई अपराध हुआ है और किसी प्रॉपर्टी का उसमें इस्तेमाल किया गया है, तब अपराध के जो पीड़ित हैं उन्हें उस प्रॉपर्टी को बेचकर कंपनसेशन पीड़ित को जो है वो मजिस्ट्रेट जो है वो दिलवा सकता है। तो कोई अपराध मान लीजिए हुआ है, मान लीजिए किसी को कोई नुकसान ही नहीं हुआ है, कोई पीड़ित ही नहीं हुआ है, किसी को इस तरह का कोई भी हानि नहीं हुई है, तो इस उस केस में जो है प्रॉपर्टी को कैसे डिस्ट्रीब्यूट जो है वो किया जा सकता है। और या फिर जो है प्रॉपर्टी है, मान लीजिए अगर जॉइंट प्रॉपर्टी है, इसमें बहुत सारे पार्टनर हैं और एक व्यक्ति जो है वो अपराध में अगर मान लीजिए लिप्त है, तो क्या वो प्रॉपर्टी जो है वो कंपनसेशन किसी को दी जा सकती है बेचकर? क्योंकि उसमें जो है वो एक की प्रॉपर्टी नहीं है, वो उसके और भी जो है वो पार्टनर है, जॉइंट प्रॉपर्टी है वो। तो ऐसे केसेस में जो है वो कई बार जो है वो सवाल भी उठाए जा सकते हैं। और कई बार होता है, मान लीजिए किसी 4 लोगों ने मिलकर जो है बस खरीदी है, एक उनकी बस है, और मान लीजिए उसमें से एक अपराधी कोई इस तरह की कोई अपराध करता है, तो क्या उस बस को जो है वो उठाकर कंपनसेशन के रूप में जो है उस पीड़ित को दिया जा सकता है? जबकि 3 लोगों ने जो है कोई भी अपराध नहीं किया, दूर-दूर से उनका किसी अपराध में भी संबंध नहीं है। तो इन सारी चीज़ों को लेके जो है सारी चीज़ें जो है क्लियर जो है वो की जानी चाहिए कि इसमें जो है वो अगर पार्टनर मान लीजिए दोषी नहीं है, तो फिर उसकी प्रॉपर्टी कैसे जो है वो मजिस्ट्रेट जो है बेचकर कंपनसेशन दे सकता है। इसके साथ ही साथ सेक्शन 223 है, जिसको चैलेंज किया गया है कि आप अगर किसी अपराध के लिए कंप्लेंट लेकर जाते हैं, तो आप जो है मजिस्ट्रेट को कंप्लेंट दे सकते हैं। और इसमें यहाँ पर जो है वो एक बात और कही गई है कि आप अगर जब कंप्लेंट देते हैं, तो आपकी कंप्लेंट पर संज्ञान तभी लिया जा सकता है जब जो अपराधी है, यानी कि जिसके खिलाफ आपने कंप्लेंट लिखाई है, जिसको अक्यूज़ मान के कंप्लेंट लिखाई है, वो कोर्ट में आके अपना पक्ष ना रखे। जब तक कि कोर्ट में उसका पक्ष नहीं सुना जाएगा, तब तक आपके कंप्लेंट के ऊपर जो है वो संज्ञान नहीं लिया जा सकता है। तो पिटिशनर का इस पर कहना है कि ऐसे अपराधों में जाकर जो है वो अगर हम मान लीजिए कंप्लेंट फाइल करते हैं, जिसमें कई बार होता है पता नहीं होता है कि अपराध किसने किया है। तो अगर इन सारी चीज़ों में जो होगा, तो कई बार जो होगा अगर बहुत सारी प्रॉब्लम होगी कि आप कंप्लेंट ही दर्ज नहीं करेंगे। मान लीजिए कोई एक्सीडेंट हुआ और अ, उस एक्सीडेंट में कोई ट्रक वाला है जो टक्कर मार के चला गया, और आपको पता नहीं है कि ना तो आपके पास में ट्रक का नंबर है, या आपको पता है कि ट्रक वाला कौन था। तो ऐसे केस में क्या ट्रक वाला आएगा कोर्ट में जब बताएगा कि मैंने ऐसे टक्कर मारी थी, तब आप उसके खिलाफ जो है कंप्लेंट दर्ज करेंगे। और तो ऐसे केसेस में तो बहुत सारी एफआईआर जो है वो दर्ज ही नहीं की जा सकती।
तो इन सारी चीज़ों में एक्सीडेंट हुआ है, इसका पता जो है वो कैसे चलेगा कि ट्रक वाला कौन था? और इस केस में तब तक कंप्लेंट नहीं होगी जब तक कि ट्रक वाला आकर खुद जो एक्सीडेंट हुआ ये सारी चीज़ें ना कहे। तो ये गलत बात है और जब तक आरोपी को जो है नहीं सुन लिया जाएगा तब तक अपराध का संज्ञान नहीं लिया जाएगा। तो पिटिशनर का कहना है कि अपराध पर फोकस करें, अपराधी से जो है क्या लेना-देना। मान लीजिए अगर कहीं अपराध हुआ है, तो उसकी कंप्लेंट ली की जानी चाहिए। मान लीजिए अपराधी आप बार-बार उसको बुला रहे हैं और अगर वो कोर्ट में हाज़िर नहीं हो रहा है, तो इस सारी चीज़ों में क्या है आप उसके खिलाफ जो है संज्ञान ही ना लेंगे या एफआईआर ही नहीं होगी, तो ये सारी चीज़ें जो है वो इन सारी चीज़ों में ये सारी चीज़ें असंवैधानिक है और इस तरह से जो है वो नहीं की जा सकती। और जब तक अपराधी कोर्ट में नहीं आएगा तब तक कंप्लेंट दर्ज नहीं करेंगे। और चौथा जो सेक्शन चैलेंज किया गया है वो है 356 और ये एक नया कॉन्सेप्ट है जिसको लेकर जो है वो आया गया है, जो ये बात करता है कि ट्रायल इन एब्सेंटिया यानी कि मान लीजिए अगर किसी अपराधी ने कोई अपराध किया है और वो बार-बार कोर्ट के रिमाइंडर भेजने के बावजूद जो है कोर्ट में हाजिर नहीं हो रहा है, तो उसकी एब्सेंट में जो है उसके ऊपर जो है ट्रायल शुरू किया जा सकता है और उसे सजा भी सुनाई जा सकती है। जैसे कि हमने आपको एग्जांपल दिया दाऊद इब्राहिम मान लीजिए उनके ऊपर बहुत सारे केस चल रहे हैं, उनको बार-बार जो है वो कोर्ट में जो है वो पेश होने के लिए जो है बोला गया है, बार-बार उनके खिलाफ जो है रिमाइंडर भेजे गए हैं। इसमें अगर वो कोर्ट में नहीं आते हैं और अपना जो है वो पक्ष नहीं रखते हैं, तो इन सारी चीज़ों में क्या उनके खिलाफ जो है वो ट्रायल कैसे जो है वो चालू किया जा सकता है क्योंकि जो बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें जिनको जो है ध्यान में रखा जाना ज़रूरी है। मान लीजिए अगर कोई नहीं आता है तो क्या प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जो जस्टिस है उसका जो है वो उसका राइट जो है उसे छीन लिया जाएगा। और क्योंकि कोर्ट में मल्टीपल रिमाइंडर जो है उसको दिए हैं और वो कोर्ट में नहीं हाजिर हो रहा है, तो इन सारी चीज़ों में उस अपराधी को जो है कोर्ट में हाजिर अगर मान लीजिए नहीं हुआ है, तो उसका फंडामेंटल राइट ही उससे छीन लिया जाएगा कि उसको सुने जाने का जो है उसको अधिकार ही नहीं है, उसके खिलाफ जो है सज़ा सुना दी जाएगी। तो इसकी जो है वो पिटिशनर ने इन सारी चीज़ों में जो है वो इन सारी चीज़ों को लेके जो है वो चैलेंज किया है कि ये फंडामेंटल राइट है किसी को सुना जाना और ये प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के राइट जो आपको दिया गया है, उसके खिलाफ है यानी कि आपको ये राइट जो है ये अधिकार आपसे छीन लिया जा रहा है सिर्फ़ इसलिए कि आप कोर्ट में हाज़िर होके अपनी बात नहीं रख रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों को लेकर भी जो है वो काफ़ी इसमें शंका है और इन सारी चीज़ों को लेके मतलब ये सारी चीज़ें कही गई हैं कि फंडामेंटल राइट है किसी को सुनना और आप ऐसे बिना सुने किसी का ट्रायल स्टार्ट करके और उसको सज़ा भी सुना देंगे। तो ये चीज़ें जो है वो गलत है, इस तरह की प्रैक्टिस जो है वो नहीं की जानी चाहिए। और दूसरी जो पिटीशन है जो फाइल की गई है, उसमें सेक्शन 111 और 113 जो भी है उस 111 और 113 को जो है वो इसमें जो है वो चैलेंज किया गया है और इसमें जो है बहुत सारी चीज़ें जो है वो कही गई हैं। मान लीजिए 111 और 113 जो है वो ऑर्गेनाइज़ क्राइम और टेररिज्म के खिलाफ जो है वो उसके मिसयूज़ को रोकने के लिए जो है वो ये सारी चीज़ें जो है वो कही गई हैं कि मान लीजिए इस तरह की चीज़ें जो है वो इसके मिसयूज़ को रोकने के लिए कुछ नहीं उसमें जो है वो किया गया है और क्राइम को मतलब इस पे सीधे तौर पर जो है इसको क्राइम बना दिया गया है और इसमें इन सारी चीज़ों का जो है वो मिसयूज़ हो सकता है जिसको मिसयूज़ को रोकने के लिए कुछ भी जो है इन सारी चीज़ों में नहीं जो है वो क्लियर किया गया है। तो इसमें कुछ इस सेक्शन के अंदर जो है कुछ बातें डाली जानी चाहिए, जो कि ये क्लियर करे इन सारी चीज़ों के ऊपर। और इसके साथ ही साथ जो सेक्शन 152 है उसको चैलेंज किया गया है और आईपीसी का 124 ए जो था वो सेक्शन आपने देखा होगा सेशन लॉ था, वो उससे मिलता-जुलता ही ये लॉ है और ये जो है वो ये नए तरीके से जो है उसको लागू कर दिया गया है और जबकि ये सारी चीज़ें वही कहता है और सेक्शन 152 में राजद्रोह को जो है वो बदलकर देशद्रोह कर दिया गया है और लैंग्वेज सेम है, बस सारी चीज़ें इसमें सेम टू सेम है और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का जो है इसमें वायलेशन है और इसे जो है हटाया जाना चाहिए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो है कई बार कह चुका है कि ये सेक्शन था राजद्रोह का इसको हटाया जाना चाहिए और इन सारी चीज़ों को देखते हुए ये सारी चीज़ें जो है इसमें साफ तौर पे जो है कही गई हैं कि इसको जो है सेक्शन को जब हटाया जाना सुप्रीम कोर्ट ने कहा था और फिर भी आपने इस सेक्शन को रख दिया है, तो ये कहीं न कहीं सुप्रीम कोर्ट का जो है वो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का वायलेशन है, इसलिए इसको सेक्शन को जो है वो हटाया जाना ज़रूरी है।
और इसके साथ ही साथ एक सेक्शन है 173 यानी कि 173 भी इसमें जो है वो गलत बताया गया है और इसमें जो है 3 से 7 साल की सजा वाले अपराधों में जो है वो पुलिस प्रिलिमिनरी जो यानी कि प्रारंभिक जो है वो जाँच करने के बाद में जो है वो एफआईआर लिखेगी और पुलिस के ऊपर ये डिपेंड है कि वो एफआईआर लिखेगी या नहीं लिखेगी। अगर उसको लगता है, अगर मान लीजिए प्रारंभिक जाँच के दौरान उसको लगता है अगर कोई अपराध हुआ है, तभी वो कंप्लेंट जो है लग सकती है और अगर नहीं हुआ है, तो जो है वो इसमें एफआईआर नहीं लिखेगी। तो इसमें कहा गया है कि ऐसे जो है वो पुलिस को जो है ज़्यादा पावर दे दी गई है, जिसका पुलिस जो है मिसयूज़ कर सकती है या कुछ केसेस में जो है इन सारी चीज़ों का मिसयूज़ हो सकता है। इसलिए यहाँ पर यहाँ पर जो है कुछ चेंजेस जो है किए जाने बहुत ज़रूरी हैं और इसके साथ ही साथ सेक्शन 187 जो है वो उसको जो है वो चैलेंज किया गया है और इसमें पुलिस को जो है 15 दिनों की कस्टडी मिलती है और इसे भी जो है वो एक्सटेंड किया जा सकता है, ये सारी चीज़ें कही गई हैं। तो इसमें कहा गया है कि अगर मान लीजिए कस्टडी 15 दिन के लिए मिलती है और अगर आप पुलिस जो है इसको खुद से जो है एक्सटेंड करने लगेगी, तो कहीं न कहीं ये जो है गलत है और पुलिस को जो है वो ज़्यादा पावर किसके रहते जो है मिल जाएगी और इससे जो है वो पुलिस पावर का जो है गलत इस्तेमाल भी जो हो सकता है या इन सारी चीज़ों में जो है पुलिस की पावर जो है वो बढ़ा दी गई है जो गलत है। और सुप्रीम कोर्ट ने जो है इन सारे पॉइंट्स पर जो है वो अभी कुछ नहीं कहा है, अभी 18 दिसंबर को जो है इन सारी चीज़ों के ऊपर जो है हियरिंग होगी। अब हियरिंग के बाद जो है सुप्रीम कोर्ट इन सारे पॉइंट पे जो है वो सारी चीज़ों को कंसीडर करेगा और इन सारी चीज़ों में को लेकर अगर कहीं लगता है कि उसको इसमें चेंज या बदलाव की ज़रूरत है, तब केंद्र सरकार को इन सारी चीज़ों में जो है नोटिस देकर इसमें बदलाव की जो है वो सिफ़ारिश की जा सकती है। इन सारी चीज़ों के साथ-साथ जो नए क्रिमिनल लॉज़ हैं, उसको लेके जो है काफ़ी जो है लोगों के मन में आपने देखा होगा क्योंकि जो एडवोकेट्स हैं या जजेस हैं या जो नए स्टूडेंट्स हैं, उनको जो है इन सारी चीज़ों की स्टडी थॉरोली करनी पड़ेगी। और जो वकील हैं, वो पहले के जो कानून हैं, वो चलते आ रहे हैं। अब मान लीजिए उनको कुछ जो नए केस फाइल होंगे 24 जुलाई के बाद से उसमें नए कानून लागू होंगे। तब ऐसे में आपको पुराने कानून की भी पूरी जानकारी होनी चाहिए और नए कानून की भी जानकारी होनी चाहिए। तो एक तरह से जो है वो उनकी एक्सरसाइज़ जो है वो ज़्यादा बढ़ा दी गई है। अब ऐसे में पुलिस वालों के पास में भी जो है इस तरह की जो है वो उनको ट्रेनिंग दी जानी ज़रूरी है, नए कानून के हिसाब से भी और पुराने कानून के हिसाब से क्योंकि उनको अब एफआईआर भी जो है नए तरीके से फाइल की जानी चाहिए, जो नए कानून में जो है वो जो गाइडलाइन दी गई है उनके अनुसार। तो ऐसे में उनको पुराने भी जो है वो जो केसेस चल रहे हैं उनके हिसाब से बाकी सारी चीज़ें करनी है और नए चीज़ों का भी जो है उनको ज्ञान होना चाहिए। तो ऐसे में उनकी जो एक प्रॉपर ट्रेनिंग जो दी जाती है, तो प्रॉपर ट्रेनिंग का भी जो है एक एक्स्ट्रा बर्डन जो है वो पड़ गया इन सारी चीज़ों में, उनको लगातार ट्रेनिंग दी जाने की ज़रूरत पड़ेगी ताकि वो इन सारी चीज़ों में जो है वो दक्ष हों और उनको इन सारी चीज़ों के बारे में ज्ञान हो। तो आपका इन सारी चीज़ों के बारे में क्या कहना है? आपको क्या लगता है ये जो 4 कानून जो है वो चैलेंज किए गए हैं, तो सच में जो है इनको इसके अंदर कुछ न कुछ बदलाव किए जाने चाहिए या इनको जो है वो पूरी तरह से जो है वो जिस तरह से जो पिटीशन में कहा गया है कि इनको जिस तरह से जो बदलाव की प्रस्ताव रखा गया है, उसको जो है वो स्वीकार करके इनमें बदलाव किए जाने चाहिए। आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। हम आपके लिए इसी तरह की वीडियो लेके आते रहेंगे। धन्यवाद।